we have Dr. Abhishek Bose and he's practicing in Gaya. Today we're going to be talking about a very pertaining, very important problem of BPH. So, very welcome. Yeah, thank you. So, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आजकल क्यों BPH के केसेस जो हैं वो कांस्टेंट राइज पे है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? बीपीएच के पेशेंट ऐसा नहीं है कि बीपीएच इधर राइज कर रहा है. बीपीएच इज बेसिकली enlargement ऑफ प्रोस्टेट एंड विच इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन. एंड बीपीएच एक मेडिकल टर्म है. अगर नॉर्मल पेशेंट के लिए अगर हम बताएं तो बेसिकली एक प्रोस्टेट ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो हमारे पेशाब के थैले के निचले हिस्से में रहती है, जो एक अखरोट के आकार के एक ग्रंथि है. अराउंड 18 से 20 ग्राम इसका वजन होता है. उम्र के साथ जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, चमड़ों में झुर्रियां आती हैं, उसी तरह से प्रोस्टेट बढ़ता है. और इसी प्रोस्टेट के बढ़ जाने के कारण पेशाब के रास्ते में चारों बगल से दबाव आ जाता है और पेशाब का फ्लो में रुकावट आ जाती है, जिसे हम लोग बीपीएच मेडिकल टर्म में बताते हैं. तो बेसिकली ये जैसे जैसे पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है, हमारे बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पेशेंट्स अब 60 ईयर्स एंड बियॉन्ड ज़्यादा दिख रहे हैं. तो स्वाभाविक है जब पेशेंट ज़्यादा एज के दिखेंगे उनमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखेंगी. इसी कारण से हमारे पास प्रोस्टेट के पेशेंट या प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स अब ज़्यादा दिख रहे हैं. मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं, इस कारण से ऐसे पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं. बट क्या ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन क्या ये क्यूरेबल भी है? इसको ठीक किया जा सकता है? पूरी तरह से क्योर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे स्टेज पे जरूर लाकर हम रख सकते हैं जब ये प्रॉब्लम पेशेंट उस प्रॉब्लम के साथ कंफर्टेबल रह सकता है. हाँ. हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, सर्जिकल टेक्निक्स हैं, लेजर सर्जरीज हैं, इससे प्रोस्टेट का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ प्रोस्टेट हम रिमूव कर देते हैं या मेडिसिन देकर पेशेंट को एक ऐसी स्थिति में ला के रख सकते हैं कि पेशेंट अपना सारा वाइडिंग से रिलेटेड इश्यूज उनका रिजॉल्व हो जाता है. अगर कोई पेशेंट है जो कि अर्ली नहीं आता है, जब उसको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है और वो बहुत डिले करता है, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बाद में? कॉम्प्लिकेशंस जानने से ज़्यादा पहले जरूरी है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स क्या होंगे जो उनको लगे कि हाँ मुझे प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है. हाँ, तो सबसे पहले जब जैसे आपको बताया ये प्रोस्टेट के बढ़ने से पेशाब के रास्ते में रुकावट हो जाती है, तो पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत आएगी. पेशेंट कंप्लेन करेगा मेरी धार अब कमजोर हो रही है, पहले दूर तक पेशाब चले जाता था, धार अब पास में ही है. या तो फिर पेशेंट जब पेशाब का थैला पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा तो वो वॉशरूम के लिए पेशाब करने के लिए बार बार रश करेगा. और जब काफी टाइम से रुकावट हो जाती है तो हमारे पेशाब का थैला ओवर एक्टिव हो जाता है. मतलब वो अर्जेंसी एक बार उसे पेशाब के लिए अर्ज हुआ तो बस उसने दौड़ के ही जाना है, तो कभी कभी उस दौरान कपड़े में भी पेशाब लीक कर जाता है. तो ये सारी समस्या पेशाब में रुकावट होने के कारण हो सकती हैं. अब जब ये काफी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं तो पेशाब का थैला भी कमजोर पड़ने लगता है और किडनी से जो हमारे फ्लो नीचे यूरिन की तरफ आती हैं वो कभी कभी बैक रिटर्न होने लगता है. तो फिर एडवांस ऑब्स्ट्रक्शन में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. तो हाथ पांव में सूजन आना, थकान, कमजोरी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेकिन मेनली ऐसे पेशेंट्स पहले पेशाब की रुकावट की ही समस्या लेके आएंगे, या धार में कमी है या बार बार पेशाब कर रहे हैं, पेशाब में जलन, इन्फेक्शन अगर हो गया तो जलन या बार बार फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, ये सारे मेन इनके सिम्टम्स रहते हैं. कब जाके सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जिकल हस्तक्षेप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? शुरू में तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं. बेसिक इन्वेस्टिगेशन में जैसे अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, एक धार की जांच जिसे हम यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं, वो हमारे लिए सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है. शुरू में सभी पेशेंट्स को हम लोग मेडिसिन पे रखते हैं. मेडिसिन से जिनका रिस्पांस नहीं आया या फिर कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जैसे कि ब्लैडर में स्टोन बन जा रहा है रुकावट के कारण, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं. या फिर उनको दवाइयाँ देने के बाद भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिख पा रहा है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं. कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डेफिनेटली हम लोग एडवाइस करते हैं. जैसे कि आम धारणा आप लोगों से सुनते होंगे कि पेशाब की समस्या है, खूब पानी पियो. लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है. अगर रुकावट है, अगर आप पानी ऊपर से ज्यादा ही पिएंगे तो वो फिर वो रुकावट, अब हमारे शरीर है वो कोई जैसे नाली में आप पानी डाल के आप फ्लश कर सकते हैं, हमारे शरीर में आप पानी पीकर आप रास्ते को रुकावट नहीं खोल सकते हैं. तो आप उस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं अगर आप पानी ज्यादा पिला रहे हैं.
तो डाइट रिस्ट्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो ताकि पेशाब कम बने और ताकि पेशेंट का एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी और जो ओवर एक्टिव ब्लैडर रिलेटेड सिम्टम्स है वो कम हो जाने चाहिए। तो पेशेंट अपने सिम्टम्स के साथ रहना सीख लेता है। इसके अलावा जो ब्लैडर के इरिटेंट हैं, जो जैसे चाय कॉफी, अगर ओवर एक्टिव सिम्टम्स आ रहा है तो वो फिर हम लोग अवॉइड करते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में भी कुछ हैं डाइट्स या कुछ बेरीज हैं जो हम लोग एडवाइस करते हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड पेशेंट में, लेकिन उन सभी का प्रूवन रोल नहीं है। तो वो सारी कोई भी कैटेगरी ए रिकमेंडेशन में हमारे साइड से डाइटरी में नहीं रहती है, जो ये खाना ये नहीं खाना, ऐसा कोई प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई परहेज नहीं है। मेन परहेज पानी से रिलेटेड हो जाता है, पानी से रिलेटेड होता है, ओवरडू ना करे पानी। हाँ, पानी फिर ज्यादा नहीं पीना होता है। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द इंटरव्यू। बहुत ही अच्छा लगा आपको आपके साथ बातें करके। थैंक यू सो मच सर।